हेलो दोस्तों, सुपर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है, जिसमें हम दृष्टि के क्विक बुक से पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें संविधान की एक तरह से इसे कहें कि संविधान का ये परिचय बताता है। जैसे आप अपने बारे में कहीं अपना परिचय देते हैं, वैसे ही हमारा संविधान क्या है, ये उसके बारे में परिचय देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दिया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि अमेरिका का संविधान है वो वर्ल्ड का प्रथम लिखित संविधान है। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए, जिसको शॉर्ट में हम सपा भी कहते हैं। आप याद रखने के लिए इसको देख सकते हैं। आइए हम प्रस्तावना को देखते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदि का इस तरह से आगे आपको पूरा प्रस्तावना दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना के मुख्य तत्व। तो इसमें संविधान का स्रोत जो है वो भारत की जनता है। फिर संविधान का स्वरूप क्या है, तो देख लीजिए स्वरूप क्या है। तो इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर संविधान का उद्देश्य क्या है, तो न्याय। तो 3 तरह के न्याय इसमें दिए हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। और क्षमता की बात है तो वो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बद्धता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द। जैसे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं, अर्थात इस तरह से कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है अपने आंतरिक एवं विदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव या प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होना। आप जानते ही होंगे हमारे देश में बार बार सवर्निटी जैसे शब्द यूज किए जाते हैं, उसका मतलब यही है। तो जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में जो शब्द हैं या तत्व हैं, तो उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक मामला और एक बाह्य मामले। तो बाह्य मामले में देखिए जो है वो मित्र, शत्रु और संधि है, और आंतरिक मामले में क्या है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। समाजवादी देखते हैं, सोशलिस्ट। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। भारतीय समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी विचारधारा से संबंधित है।
इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व के लक्षण मौजूद हैं। भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्व हैं, इसको देखते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है। दूसरा है आय और जीवन स्तर की असमानता, गरीबी, बीमारी को कम करना। तीसरा है संपत्ति के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना। और चौथा है मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। तो ये क्या है, ये हम समाजवादी के तत्व हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। नोट देख लेते हैं। योजना एवं पूर्ववर्ती एवं वर्तमान में नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति ही दर्शाते हैं। फिर देखते हैं पंथ निरपेक्ष सेकुलर। मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द भले न रहा हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोए हुए है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और नहीं धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है, जो कि फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक में दिया हुआ है। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सुरक्षा को वरीयता प्राप्त है। यही कारण है कि बहुधर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। फिर आइए देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, जो पंथ निरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। फिर देखते हैं जो शब्द इम्पोर्टेंट है इसमें, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मतलब आप समझते ही हैं, आइए देखते हैं। शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र एक क्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। लोकतंत्र के मुख्यतः दो प्रकार का होते हैं लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप देखेंगे जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास प्रमुख औजार शस्त्र जिनका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है। ये हैं परिवृक्ष, पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना। और एक नेक्स्ट है जनमत संग्रह। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को, भारतीय संविधान में जो है वो संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है, बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल किया गया है। आइए देखते हैं, अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। गणराज्य, गणराज्य का मतलब है एक गणराज्य अथवा गणराज्य के राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होगा। भारत का राष्ट्रपति लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करता है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य के बजाय देश की जनता में निहित होती है। न्याय, तो प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है, पहले भी हम आपको बताए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है। फिर स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता भी 5 प्रकार की है। ये देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा किया गया है। मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय भी हैं। नेक्स्ट है क्षमता। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने हैं। और फिर देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल हैं, जिसमें सामाजिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर के समानता की बात की गई है, जिसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है। उनसे लोक नियोजन में भी इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो भेदभाव से संबंधित ये आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16 और 17 और 18। बंधुत्व का मतलब है नागरिकों के बीच एक होने के भाव से है और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य के माध्यम से ये सुनिश्चित भी करता है और बंधुत्व को प्रोत्साहित भी करता है। व्यक्ति की गरिमा। के मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया कि वे अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पे अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना की उपयोगिता। प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा है। इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। इससे राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख है। प्रस्तावना में आइए देखते हैं संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इससे दो मामले हैं और आपको पता है कि संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो आइए देखते हैं जो इसमें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में संशोधनीय है, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे के विषय जो हैं या भाव हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बेरूवाड़ी संघ केस 1960 का था, इसमें ऐसा बोला गया था कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। फिर देखते हैं उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित हैं। आइए नोट जो हम पहले पढ़े हैं उसी में से कुछ नोट्स हैं, उनको हम एक नज़र देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, यानी सपा। बस आप याद रखिएगा, ये शब्द इधर उधर क्रम भी पूछ लिए जाते हैं तो इसका क्रम के अनुसार सपा याद रखिएगा। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात है वो 1917 के रूस क्रांति से लिया गया है। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना की जाती है, जैसे नास्तिक राज्य सभी धर्मों का विरोध करता है, सैद्धांतिक राज्य अपना विशेष धर्म जैसे श्रीलंका,
और धर्मनिरपेक्ष राज्य जैसे भारत है, तो ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ हो अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म न हो, अर्थात भारत। थैंक यू दोस्तों। तो आप ये कुछ देख लीजिए फिर से एक नज़र। जैसे कि आपको ये देखना है यहाँ पे कि जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एक बार देख लीजिए, फिर क्विक रिवीजन है। और फिर आपको ये देखना है कि हमारे संविधान में कितने, ये यहाँ पे देखिए, तो न्याय कितने प्रकार की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और क्षमता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ये याद रखिएगा। और आपको याद रखने हैं दोस्तों, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो बोला गया कि ये बात किसके द्वारा बोली गई है, जैसे कि सर लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। साथ ही साथ कुछ फर्स्ट में देखे थे हम, जैसे प्रसिद्ध न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ A.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। तो इसे आपको याद रखना है। थैंक यू दोस्तों। अगर कुछ भी इसमें आपको लगे कि कमी है या कुछ नहीं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा, मैं उस पर ध्यान दूंगी और उसको सुधार करूंगी। थैंक यू।